नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक है बसंत, उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 10 की, जिसका शीर्षक है कामचोर। इसे लिखा है इस्मत चुगताई ने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम है ये एक भारत की उर्दू भाषा की लेखिका का नाम है और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए इन्होंने जो है कई सवालों को नए सिरे से उठाया है। काफ़ी प्रमुख लेखिका का जब नाम आता है, जब नाम लिया जाता है कुछ प्रमुख लेखिकाओं का, तो इनका नाम भी उसमें आता है। और ये काफ़ी विवादास्पद भी रही हैं, है ना। इनके बारे में चर्चा विस्तार से किसी और वीडियो में करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको लेखिका के बारे में बताया है। ये जो अध्याय है, ये अध्याय इन्होंने ही लिखा है, कहानी है जिसका शीर्षक है कामचोर। बड़ी ही प्यारी सी कहानी है। इसमें जो लेखिका हैं जिनका भी हमने नाम लिया था, इस्मत आपा जिन्हें कहते हैं प्यार से, उनके बचपन का जिक्र वो करती हैं। और इस कहानी में ना ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो कितने आलसी होते हैं, अपना काम खुद से करना नहीं चाहते। लेकिन अगर सही तरीका उन्हें बताया जाए कि किस तरह से वो अपना काम कर सकते हैं, तो ये संभव है कि उनसे भी काम कराया जा सकता है। बाकी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम पाठ पढ़ते पढ़ते समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या दिया है, जो शुरू होता है बड़ी देर के बाद से और ख़त्म होता है कामचोर कहीं के पे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस पैराग्राफ में जो इस्मत आपा है, यानी जो लेखिका है, मैं लेखिका करके ही अब इन्हें संबोधित करूँगा आगे भी। तो वो बता रही हैं कि जो उनके छोटे मोटे भाई बहन हैं, छोटे छोटे जो उनके साथ हैं, वो भी छोटी हैं अभी, है ना, बचपन की बात हो रही है। तो घर वाले जो हैं उनके, वो क्या करते हैं, उनको डांटते हैं और क्या कहते हैं कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। यानी कि जो वो बच्चे हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो किस काम के हैं, नौकरों को तो निकाल ही देना चाहिए। कारण क्या बताया जा रहा है कि वे खुद का काम नहीं करते। और इसके लिए जैसे अक्सर हमारे घर में हमारे बड़े हमसे कहते हैं ना कि हिलकर पानी भी नहीं पीते, बस ऐसा ही कहा जा रहा है। दिन भर मस्ती वगैरह कुछ भी नहीं। और क्या कहा जा रहा है कि इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। लिखा ये भी है कि तुम लोग कुछ नहीं कितने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा और कुछ भी नहीं करते, है ना। तो बस यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और आगे ये भी लिखा जा रहा है कि सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो अब बच्चों ने ये भी सोचा, लेखिका भी उस समय सोचती थी कि भाई सही तो बात है, आखिर इसमें क्या खर्च लगता है, मतलब इसमें क्या पैसे खर्च होंगे अगर हम खुद का काम खुद करेंगे। तो छोटा मोटा तो कर ही सकते हैं ना। कह रहे हैं कि हिलने को भी तैयार नहीं है, हिलकर पानी भी नहीं पीते, तो अपना काम तो हम खुद ही कर सकते हैं। और फिर वो तुरंत हिला कर, मतलब हिल करके जाते हैं, पानी पीते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आगे देखिए, बड़ा ही रोचक पैराग्राफ में आगे लिखा है कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। यानी कि अब वो कैसे धक्के लग जाते हैं तो सहन नहीं करते ना कि अरे तूने मुझे धक्का कैसे मारा, तो इस बात पे बहस हो जाती है। और फिर होता ये है कि जब एक साथ वो काम करने के लिए निकलते हैं, पानी पीने के लिए ही निकले, ये भी एक काम ही था खुद से, तो बस घमासान छिड़ गया, युद्ध हो गया, है ना। बच्चों में पानी तो मटकों के पास ही, घमासान युद्ध हो गया। सुराहिया उधर लुढ़की। की सुराहिया क्या होता है ना कि पात्र होता है, जैसे मटका होता है ना पानी भरने के लिए, वैसे ही सुराही भी होती है। सुराही मटके से थोड़ी छोटी होती है और गर्मी के दिनों में अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, है ना। तो इस पैराग्राफ में बस यही बताया है कि लेखिका के जो भाई बहन हैं और वो है, उसमें तो उसके अलावा तो और कोई था नहीं, है ना। और उनमें कोई भी ऐसा बड़ा भी नहीं था जो उनको समझाए, है ना। अब और किसी से वो डरते भी नहीं थे। तो बस युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, पानी इधर उधर गिर गया और भीग गए। अब आगे जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि यह वाला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। तो अब यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। और आगे कहा गया है कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं जाएं, हमने दुहाई दी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बच्चों से जो है उनकी जो मम्मी है ना, वो क्या कह रही हैं, माता जी जो हैं, कि भाई लड़ाई झगड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े अब बाकी के कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करते। तो लेकिन माता जी कहती हैं कि काम कैसे नहीं करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो बस स्वयं करना पड़ेगा और कोई काम नहीं करेगा, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं दिया जाएगा। आपने सुना होगा कई बार बड़े जो हैं वो अक्सर इसी तरह से बच्चों से बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं, है ना। और सज़ा के तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा, है ना।
बिल्कुल यही ऐसा यहाँ पे हो रहा है लेखिका के साथ में। और बिल्कुल जैसे कि कोई राजा आज्ञा देता है ना अपने राज्य में और बाकी सब लोग मान लेते हैं, वैसे ही माता जी की बात भी बिल्कुल मान ली गई और इसका पालन तो किया ही जाना चाहिए था। तो बच्चे जो हैं अब कह रहे हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। तो बस यही है, यहाँ पे यही बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। आगे लिखा है, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब यहाँ पे तनख्वाह का मतलब इनाम से है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिया ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें जो लेखिका है वो यही बता रही हैं कि माँ ने ये भी कहा कि सभी बच्चों को काम करने हैं, बताया है कि कौन कौन से काम वो कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, बड़े जब बच्चों को ये बताएं कि काम कौन से हैं जो वो कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो बात बन जाती है ना। अक्सर बड़ों को बच्चों से काम तो करवाना ही चाहिए और मार्गदर्शन के साथ करवाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है ना। हमारा स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है, खुद का काम खुद करना बहुत ज़रूरी है। तो सुझाव में क्या बताया है कि भैया दरी पड़ी है, कालीन जैसे कह लीजिए, दरी समझते होंगे आप क्या होता है, चटाई समझ लीजिए, गंदी है ना, तो उसको झाड़ कर तो वो साफ़ कर ही सकते हैं ना। कूड़ा है उसको साफ़ कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, पानी दे सकते हैं पेड़ों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और बाद में जैसे लालच देते हैं ना काम का, हर कोई काम करता है तो कोई ना कोई वजह होती है ना काम करने की, नहीं तो फिर कोई भी ऐसे ही काम क्यों करता है ना। तो बस जैसे नौकर लोग तनख्वाह के लिए नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वैसे ही बच्चों को लालच दिया कि उन्हें भी कुछ ना कुछ तनख्वाह यानी इनाम उसके तौर पर मिलेगा, दिया जाएगा। ठीक, अब आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है और अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो पिताजी हैं, जो अब्बा हैं, वो बता ही रहे हैं कि बीच में माँ रोक देती है और कहती है कि नहीं ऐसे में तो घर में बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो क्या बताया जा रहा है काम के तौर पे कि जैसे जो हमारे गार्डन की निगरानी करते पेड़ पौधों की माली, है ना, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालेंगे तो वहीं पे जो है माँ जी रोक देती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसे में तो बाढ़ आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बिल्कुल इससे तो बाढ़ आ जाएगी पूरी घर में, है ना। क्योंकि अभी पानी ही पीना था तो कैसे भीड़ मच गई, लड़ाई हो गई। ऐसा तो ऐसा कोई भी काम नहीं जिससे कि घर में जो है वो लड़ाई शुरू हो जाए, मार पिटाई शुरू हो जाए। ठीक, फिर आगे लिखा है कि फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब आगे यही बताया कि किस तरह से फिर ये जो लेखिका है स्मितापा और उनके जो भाई बहन हैं वो काम करने के लिए जुड़ गए। अब काम क्या किया, तो बस वही दरी जो पहले कहा गया था वही उठाई और उसको झाड़ना शुरू किया। तो झाड़ना कैसे शुरू किया, उसको पकड़कर पहले तो झटका, फिर लकड़ी उठाकर उस पर मारा। उससे क्या होता है, धूल के कण अलग हो जाते हैं, आप जानते हैं। बस ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। आगे लिखा है, सारा घर धूल से अड़ गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। अब चूंकि ये सब वहीं किया, घर पर ही किया शायद, तो क्या हुआ कि सब लोगों को खांसी आ गई, ये बताया जा रहा है ना। जब धूल उड़ती है तो खांसी तो आती है। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब निकाल दिया कि भाई चले जाओ यहाँ से, ये काम मत करो। लेकिन आज तो धुन सवार हो गई ना, लेखिका कहती है सब पे क्या कि भाई खुद का काम खुद ही करना है ना। तो फिर क्या करने लगे, जब बाहर निकाला तो सामने आंगन था, तो बस आंगन की सफाई करने में जुट गए, झाड़ू देने में लग गए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे। ये लेखिका का बहुत ही हास्य भरा यहाँ पर कह लीजिए कि वाक्य उन्होंने लिखा है ना, कि तनख्वाह सभी को चाहिए थी और सब लोगों को झाड़ू निकालनी थी, लेकिन झाड़ू तो एक ही थी। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब वो यही कह रहे हैं कि भाई अगर इसी तरह से काम करेंगे तब तो हो गया काम, है ना। कैसे होगा काम, झाड़ू टूट गई है, धूल पूरी जो है वो फैल गई है घर में, और हर काम में अगर टोकना रोकना पड़े, इससे तो बेहतर यही है ना कि हम अपना काम स्वयं ही कर ले, इतना क्या बताना। तो बस वही हुआ। फिर आगे ये लिखा है कि असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर
पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब यहाँ पे बताया है कि बचपन में कैसी नादानी की गई, कैसी मतलब घटना हुई कि पानी डालना चाहिए, अब वो ज़मीन पर डालना चाहिए था, उनने सोचा दरी पर डाल देते, दरी पर डाल दिया तो जो धूल थी वो कीचड़ में बदल गई। सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। अब यहाँ पे लड़ाई हो गई है ना कि नहीं ये काम मैं करूँगा, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, बस वही यहाँ पे बताया है। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है ना, और देखभाल हमसे हो सकती है ना ही पेड़ों की, तो कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस अब देखिए एक और कह लीजिए ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, तो बस यहाँ पर भी वही हो रहा है। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊँट पटांग इधर उधर कूदने लगी। और आगे ये भी बताया है कि 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खोले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। बहुत ही रोचक और मज़ेदार नज़ारा यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, है ना, और चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक बिगड़ती जा रही हैं। फिर आगे लिखा है, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी के इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। दड़बे मतलब वही जो मुर्गियों का स्थान होता है, यहाँ रखा जाता है। आगे लिखा है, इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना दिया जाए। अब देखिए कैसे काम एक के बाद एक जो है वो बताए जा रहे हैं, मतलब मन में आ रहे हैं बच्चों के कि ये करना है, वो करना है, लेखिका के और उनके साथ के भाई बहनों के, तो वो करते जा रही हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई, और जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है हड़कंप मच गया था, भेड़ें आ गई थी, मुर्गों ने क्या तमाशा किया है ना, किस किस तरह से नुकसान हो रहा है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है प्रॉपर, आप समझ रहे होंगे, है ना, मज़ा आ रहा है कहानी में। आगे लिखा है, हस्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह उठा के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब वही बताया जा रहा है कि माहौल जो है वो बहुत ही मनोरंजन पैदा कर रहा है यहाँ पे, है ना, कि कोई सो रहा है। लिखा है, हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह उठा के सो रही थी। स्वाभाविक है, बोले कोई सपने देख रही होंगी और एकदम से मारो मारो चिल्लाने लगी क्योंकि भेड़ें उनके ऊपर से निकली। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कोई कूट रहा हो।
भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी वो सब उनने खा लिया, सब्जी वगैरह जो भी था। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, मतलब वो भी जिम्मेदार थे। अब वो क्या महान काम कर रहे, वो भी आगे बताया है कि इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर के दूध लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर जो हैं वो बांध दिए। अब आगे देखिए, चित्र जो है वो बहुत मनोरंजक घटना को दिखा रहे हैं यहाँ पे। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले जो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया कि भाई ये तो ऐसी कहानी नहीं है, सपना तूफान नहीं आया। भैंस जो है खींच रही, वह पलंग की दोनों पटिया पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे और यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा, बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खोरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुड़ गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी ना, तो फिर बाल्टी लेकर कैसे भागते। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना अब बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। यानी बात वापस वहीं की वहीं आ गई, है ना भाई। वाह, बहुत ही रोचक कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, बड़ा मज़ा आया सुनकर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्रश्नोत्तरों पर। प्रश्नोत्तरों पर बात बस यही कि प्रश्नों के सुझाव पर हम चर्चा करेंगे, उत्तर कैसे लिख सकते हैं समझ के, है ना। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न लिखा है कहानी से है कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। तो अभी हमने कहानी पढ़ी ना कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये उन शरारती बच्चों के लिए कहा गया है जो ना तो खुद काम करते हैं, बस दिन भर बैठे रहते हैं, ना किसी को करने देते हैं और हिलकर पानी भी नहीं पीते। दूसरा प्रश्न है, क्या है दूसरा प्रश्न, कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, है ना। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बच्चों के उधम मचाने से क्या हुआ, सारा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराही टूट गए, झाड़ू लगाने से घर में धूल छा गई, पानी डालने से कीचड़ हो गया, चारों तरफ सामान फैल गया, मुर्गियाँ और भेड़ें इधर उधर भागने लगी। ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। बच्चों के घर का काम करने से सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, है ना। मटके सुराही टूट गए, झाड़ू लगाने से घर में धूल छा गई, पानी डालने से कीचड़ हो गया, चारों तरफ सामान फैल गया, मुर्गियाँ भेड़े घर में घुस गई। इतना सब देखकर उनकी माँ परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। जिसे देखकर पिताजी ने बच्चों को घर की किसी भी वस्तु को न छूने की हिदायत दे दी और सजा का फरमान सुना दिया कि अगर ऐसा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अभी हमने कहानी पढ़ी, कहानी का संदेश तो पता ही होना चाहिए। तो कामचोर कहानी तो यही संदेश देती है कि बच्चों से उनकी उम्र और रुचि के अनुसार कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि वे खेल में काम भी कर दें और कुछ नया भी सीख जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि बस कोई भी काम ऐसा। आगे प्रश्न है कि क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे।
तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि बच्चों के द्वारा काम न करने का निर्णय पूरी तरह से अनुचित था। बच्चों को अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए, उन्हें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, बड़ों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, कुछ न समझ में आने पर बड़ों से पहले पूछना चाहिए, फिर काम करना चाहिए, इस तरह से। अगला प्रश्न, आगे जो प्रश्न है वो कहानी से आगे के सेक्शन में पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं ना कि घर का सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुरूप अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो देखिए, सब मिलजुल कर अपनी क्षमता के अनुरूप काम करें, अपनी क्षमता के अनुरूप जो हमारी क्षमता में आता हो, तो घर में खुशहाली बनी रहती है। यदि एक व्यक्ति पर सारा काम डाल दिया जाएगा और बाकी लोग केवल बातें करें और घर को गंदा करें, तो घर का माहौल तो दुखद हो ही सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न यही पूछा गया ना कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता के एक तो सहयोगी भी बन सकते हैं, या फिर बच्चों या फिर माता पिता पे भार भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, इसका उत्तर जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बड़े होते बच्चे यदि अपने घर में अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करें, अपने आप ही तैयार हो जाएं, अपनी वस्तुओं को जगह पर रखें, घर में गंदगी न फैलाएं, सामान को उसके स्थान पर रखें, तो वे अपने माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं, अन्यथा बोझ बनेंगे। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं, यानी एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है, फिर ये बताना ज़रूरी है कि ये जो कहानी है ये इसमें कौन से परिवार की बात की है। तो एकल परिवार में क्या होता है, केवल माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी का सहयोग किसी को नहीं मिल पाता। तो कामचोर जो है वो एक संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची सभी होते हैं, जिसके कारण काम का पता नहीं चलता और सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। आगे है अनुमान और कल्पना। इसमें पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। अब देखिए, घरेलू नौकरों को हटाने की बात तब उठ सकती है जब या तो उन्हें कोई गलत कदम उठाया हो उन्होंने, या घर के सारे लोग स्वयं ही काम करने के लिए तैयार हो गए हों। दूसरा प्रश्न है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। अब यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका उत्तर अपना अलग अलग हो सकता है। मेरा उत्तर बता देता हूँ। बच्चों की आदतें बिगड़ने का मुख्य कारण उनके घर में नौकरों के द्वारा काम करना और जगह पर ही सारी चीज़ों का मिल जाना होता है, उनसे कोई भी काम न करवाना रहा होता है। उनके ठीक ढंग से रहने के लिए घर वालों द्वारा अपना काम खुद करने की आदत उन्हें डलवानी चाहिए हमेशा से। ठीक, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़े और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये काम आप सबका अपना अपना काम है, आप स्वयं से ही काम कीजिएगा। कोई भी एक व्यक्ति को ले लीजिएगा जो आपकी नज़र में सफल है और फिर उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़िएगा। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ सकते हैं। महान लोग बहुत सारे हैं, किसी के भी बारे में पढ़िएगा, है ना, और उस पर एक सुव्यवस्थित कार्यशैली पर स्वयं से एक लेख लिखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, कहानी भी पसंद आई होगी। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस अध्याय की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे मेरी फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।